स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। यूरो के खास शो के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं और यूरो की शुरुआत होने वाली है, तो आपको हम एक एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे टीम्स के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, यूरो के इतिहास के बारे में। साथ में मेरे मौजूद है गगन सर और ट्रॉफी के साथ मौजूद है। ट्रॉफी यार अनुज, ये ट्रॉफी याद है आपको? ये हाँ, कैसे भूल सकता हूँ गगन सर, ये ट्रॉफी एक मीडिया टूर्नामेंट में हमने जीती थी आज तक की टीम ने। और अनुज, वो जश्न की शाम और जश्न की रात जो थी, जो फीलिंग्स थी हम सारे प्लेयर्स के बीच में, जबकि कोई भी स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, क्लब लेवल के टूर्नामेंट्स में जब भी आप कोई ट्रॉफी जीतते हैं तो उसकी फीलिंग्स आप समझ सकते हैं। तो आप सोचिए कि जब यूरो चैंपियनशिप, यूरो कप हाथ में होता होगा तो कैसी फीलिंग होती होगी प्लेयर्स की। जिस ट्रॉफी के लिए जद्दोजहद होती है इतने दिन तक, प्लेयर्स अपना पसीना बहाकर अपना बेस्ट देने के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। उस ट्रॉफी को जीतने बाद की फीलिंग्स। तो आज शुरुआत ट्रॉफी से करें? तो बिल्कुल ट्रॉफी से ही शुरुआत करेंगे। सबको तो पता मैं होगा। इस ट्रॉफी को रख देता हूँ। बिल्कुल। और बात करते हैं यूरो के ट्रॉफी की। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूरो शुरू होने वाला है और यूरो में 24 टीमें हिस्सा लेंगी। 6 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में 4-4 टीमें मौजूद हैं। लेकिन यूरो की जो ये ट्रॉफी है, इसके पीछे इतिहास क्या है, यूरो की शुरुआत कैसे हुई, उसके पीछे एक ब्रेन किसका लगा है, हम आज उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। यूरो की कहानी लेकर हम आप सबके सामने मौजूद हैं गगन सर के साथ में। तो शुरुआत करते हैं गगन सर। क्योंकि बहुत सारे कहानी किस्से होंगे, बहुत सारे आंकड़े भी होंगे, लेकिन दिलचस्प चीज़ें आपको हम लगातार बताते रहेंगे इस पूरे यूरो चैंपियनशिप के दौरान। तो अनुज, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ऑनरी दुलोने जो थे, अब फ्रेंच में ऑनरी दुलोने कहें या फिर इंग्लिश में हेनरी डेलोने, बिल्कुल जो भी कहें, वो शख्स फ्रेंच फुटबॉल में एक बहुत बड़ा नाम थे। और शुरुआत क्या थी, ये बात है, शुरुआत उन्होंने 1927 में इस प्रपोजल को रखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुई, वो कुछ साल कोई इवेंट किसी तरह का होना मुमकिन था नहीं। उसके बाद जाके 1955 में उनकी डेथ हो गई और उसके 3-4 साल बाद 1960 में पहली यूरो चैंपियनशिप आयोजित की गई। लेकिन उनके नाम पे ये ट्रॉफी क्यों रखी गई? उनके नाम पे ये ट्रॉफी इसलिए रखी गई क्योंकि पहले वो एक खिलाड़ी थे। बिल्कुल। उसके बाद वो बने ऑफिशियल, रेफरी बने, और एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो गया था। उस इंसिडेंट के बारे में बताइए। वो प्लेयर थे और प्लेयर के बाद में वो रेफरशिप करने लगे थे फ्रेंच लीग में। पेरिस का कोई एक मैच चल रहा था, ये लेट 1800 की बात है, और उस मैच में जब वो रेफरशिप कर रहे थे तो बॉल इतने तेज उनके मुंह पर पड़ी थी कि वो जो विसल होती है, जो सीटी रेफरी लोग रखते हैं, वो सीधे उनके मुंह के अंदर घुस गई और दांत भी टूट गए थे। उनके 2 दांत टूट गए थे और वो सीटी फंस गई थी। उसके बाद से उनका फुटबॉल करियर एज प्लेयर तो पहले ही खत्म हो चुका था, बट एज एन ऑफिशियल भी उनका वो करियर खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने फुटबॉल के लिए जो किया वो कई जनरेशंस तक याद रखा जाएगा। उन्होंने फीफा के बहुत सक्रिय सदस्य के रूप में, बल्कि एक आला अधिकारी के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने सोचा कि यार, ये यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्यों ना एक अलग से चैंपियनशिप का आयोजन किया जाए। पहले जब 1927 में उनका जो एक उन्होंने प्रपोजल दिया था, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया बहुत सारी वजह के बाद। लेकिन बाद में लेट 50s में आकर वो चैंपियनशिप स्टार्ट हुई और 1960 में जब पहली बार यूरो कप का आयोजन हुआ तो उस ट्रॉफी का नाम भी उन्हीं के नाम पे रखा गया। तो ये तो एकदम आपने सही बात बोली। वो फ्रेंच फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर थे और उनका जब ये रिटायरमेंट हुआ फुटबॉलिंग करियर से एज अ प्लेयर और एज एन ऑफिशियल, उसके बाद वो एक सक्रिय सदस्य तो बन गए फुटबॉल के लिए। वो यहाँ वहाँ जाकर और बड़े बड़े ऑफिशियल्स के साथ बैठकर उन्होंने फुटबॉल प्रमोट करने का काम शुरू किया। और जैसा कि आपको पता होगा, जब यूएफा बना, जब यूएफा का गठन हुआ तो वही पहले प्रेसिडेंट बने इस यूएफा बॉडी के। और उसके साथ साथ 1924 और 1928 के बीच में वो फीफा के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, डेप्यूटी भी थे वो। अच्छा, ये दिलचस्प सहयोग मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ कि बड़ा दिलचस्प ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब वो फीफा के डेप्यूटी बने तो उस समय जो प्रेसिडेंट होते थे जूल्स रेमे,
उनके नाम पे आज भी वर्ल्ड कप विनर को ट्रॉफी दी जाती है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि इनके नाम पे यूरो चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी होती है वो दी जाती है, और जो जूल्स रिमे थे उन्होंने भी वर्ल्ड में फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए और इस यूरो चैंपियनशिप को इनके साथ आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई तो थी। फीफा की जो ट्रॉफी है वो उनके नाम पर है, और यूएफा की जो ट्रॉफी है वो सर ऑनरी डुलोने के नाम पर है। लेकिन इस ट्रॉफी के बारे में कुछ डिटेल्स आपको बता देते हैं हम कि 60 सेंटीमीटर होती है इस ट्रॉफी की हाइट। जो एक्चुअल और जो रियल ट्रॉफी है उसकी हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर होती है, और 8 किलोग्राम इसका वज़न होता है जो एक्चुअल ट्रॉफी है। अच्छा, क्योंकि पहले के ज़माने में जो ट्रॉफ़ी ये मिलती थी, बाद में ये रियलाइज़ किया गया अभी 10-15 साल पहले कि ये ट्रॉफ़ी यूरो की जो बाकी कुछ अलग चैंपियनशिप्स होती हैं उनके मुकाबले उतनी ग्रैंड नहीं रह गई है, क्योंकि नई नई ट्रॉफीज़ आई, नई नई चैंपियनशिप ईजाद हुई, तो इसको और ग्रैंड बनाने के लिए इसका वेट बढ़ाया गया, इसकी हाइट बढ़ाई गई। जो चैंपियंस टीम है उनके नाम बैक साइड में लिखे जाने लगे, पहले फ्रेंच में लिखे जाते थे बिल्कुल, और बाद में ये इंग्लिश में भी लिखे जाने लगे। वैसे इस ट्रॉफी के सामने पे चैंपियनट दे यूरोप ये लिखा जाता है, मतलब यूरोप के चैंपियंस, ये इस ट्रॉफी के इस हिस्से पे लिखा जाता है। और पीछे एक छोटी सी इमेज बनी रहती है, वो एक जगलिंग बॉय, एक लड़का रहता है जो बॉल जगल करता है, उसकी पीछे एक तस्वीर बनी रहती है। जब से चैंपियंस लीग ग्रैंड होना शुरू हुआ है और चैंपियंस लीग की ट्रॉफी जब से आने लगी थी, तब से ये जो ट्रॉफी है थोड़ी उसके सामने फीकी पड़ने लगी थी। तो यूएफा बॉडी ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस ट्रॉफी को थोड़ा और रेनोवेट किया जाए, बढ़ाया जाए। तो अब जो ट्रॉफी प्लेयर्स को मिलती है वो एक्चुअल ट्रॉफी से 12 सेंटीमीटर और ज़्यादा बड़ी है, यानी 72 सेंटीमीटर, और 2 किलोग्राम उसका वज़न और भारी कर दिया है, यानी कि अब 10 किलो के आसपास इस ट्रॉफी का एक्चुअल वेट होता है। तो इसके अलावा और जो दूसरी चीज़ें हैं वो क्या हैं? अब नई ट्रॉफी जो आई थी 2008 में आई थी, जो इकर कासियस ने पहली बार उठाई थी, मतलब 2007 और 6 तक, 2004 तक जो ग्रीस जीता था, तब तक तो आपको वो ट्रॉफी ही दिखती थी, वही ट्रॉफी मिलती थी। और वैसे बता दें कि अंकल ये हैं ऑनरी डोलोने, जिनकी बात हो रही थी, वो बैठे हुए थे फीफा ऑफिशियल्स के साथ में ही बैठे हुए थे। तो अभी की जो ट्रॉफी है वो प्लेयर्स को मिलती है, और जो ओरिजिनल ट्रॉफी है वो यूएफा ही रखता है अपने साथ में। हाँ, ये 4 साल के लिए ट्रॉफी देने का जो रिवाज था, अब उसमें क्या होता था, पहले विनर्स को ट्रॉफी मिलती प्लस विनर्स को मेडल्स मिलते थे, जो रनर अप टीम होती थी उनके प्लेयर्स को भी वो मेडल्स मिलते थे। लेकिन बहुत पहले जो थर्ड होती थी टीम, उनको भी ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते थे। हालांकि फीफा ने बाद में, यूएफा ने ये रूल हटा दिया। 8 और 12 में भी शायद जो सेमीफाइनलिस्ट टीम थी उनको भी वो ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए थे। लेकिन अब जो है अब ऐसा नहीं होता, अब जो थर्ड भी टीम आएगी उसको कोई मेडल नहीं मिलेगा। 2016 से इस नियम को बदल दिया गया था। तो अब इसके बाद में ये जो ट्रॉफी का जो डिज़ाइन है, जब ये नहीं रहे ऑनरी डोलोने, इनके बाद इनके जो बेटे हैं पियर डोलोने, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आप इस ट्रॉफी को डिज़ाइन कीजिए, आप जिस तरीके का डिज़ाइन ग्रांट करेंगे ये ट्रॉफ़ी उसी हिसाब से बनेगी। और फ्रांस के एक बड़े रेनोन जो गोल्डस्मिथ रहे हैं, टोबिलोन गोल्डस्मिथ, ये सबसे पहले उन्होंने डिज़ाइन किया था इस ट्रॉफ़ी को, ऑनरी डोलोने ट्रॉफ़ी जिसे कहा जाता है, यूरो चैम्पियनशिप की जो ट्रॉफ़ी है। लेकिन अब ये जो रीमॉडलिंग का जो किस्सा है, जो रीमॉडल हो रही है अब ये ट्रॉफ़ी, ये लंदन के एक फेमस एस्प्रे जो है बड़े गोल्डस्मिथ, वहाँ के बड़े ज्वेलर, उन्होंने ये कारभार संभाला है और अब वो रीडिज़ाइन कर रहे हैं इस ट्रॉफ़ी को। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो फिलहाल ये ट्रॉफ़ी किसके पास है? फिलहाल तो ये पोर्चुगल के पास में है। और इस बार किसके पास होगी? टीमें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे सिर्फ 2 टीमें ऐसी लग रही हैं जो ये ट्रॉफ़ी को ले सकती हैं इस साल। वो है एक बेल्जियम और एक इंग्लैंड। देखिए, ट्रॉफ़ी अब किसके हाथ में होगी, किस देश के खिलाड़ियों के हाथ में होगी और उनको इसको जीतने के बाद किस करने का मौका मिलेगा, ये तो खैर अभी पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस बार मुकाबले बड़े ज़ोरदार होने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त मुकाबले होने वाले हैं। और जैसा कि हमने वादा किया था और जैसा कि हमारे बीच डिसाइड भी हुआ था, मतलब मेरे और गगन सर के बीच, कि स्टोरीज़ लेके आएंगे, कहानी लेके आएंगे। टीमों का एनालिसिस तो होता रहता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी होती हैं बहुत ज़्यादा यूएफा में, जैसे कि इस ट्रॉफ़ी के बारे में हुई। अब या तो हो सकता है किसी पुरानी टीम के बारे में चर्चा हो, बहुत सारे कहानी किस्से होंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें, इसी शो में
आपकी भागीदारी भी होगी, आप भी शिरकत कर पाएंगे, आप भी हिस्सा ले पाएंगे, आपके साथ सवाल जवाब भी होंगे। बिल्कुल। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।